हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 18 से 22 अप्रैल तक के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है करंट और ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह दिन मतलब 17 अप्रैल हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकार के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मतलब इस दिन हीमोफीलिया से संबंधित जो भी विकार है उसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 17 अप्रैल को। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक श्रावेल के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया है। मतलब यह 17 अप्रैल को ही इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, तो यह थे कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे जिसका नाम था फ्रैंक श्रावेल, और इन्हीं के जन्मदिन के एक तरह से इनको सम्मान देने के लिए इस दिन को चुना गया, जो 17 अप्रैल को चुना गया इस दिवस को मनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वर्ष हीमोफीलिया दिवस का 30वां संस्करण है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस साल जो हीमोफीलिया दिवस मनाया गया 17 अप्रैल को, तो इसका 30वां संस्करण था, मतलब 30वीं बार यह मनाया गया नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस के लिए थीम क्या है। मतलब इस बार जो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो कि 17 अप्रैल को मनाया गया 2021 में, तो इसका थीम इस बार क्या रखा गया, मतलब कि इसका विषय क्या रखा गया। तो किसी भी दिवस से रिलेटेड उसका थीम या फिर जिसे विषय भी कहते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसके थीम को देख लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस के थीम को। तो इसका थीम है परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। तो इसका थीम परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल, यही इसका थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत 1989 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता। चोट लगने के बाद सामान्य रूप से रक्त थक्का जमने की तुलना में खून लंबे समय तक बह सकता है। मतलब कि इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है कि पहली बात तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, जो कि साइंस में भी आपका यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में तो यह एक आनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का क्या होता है कि नहीं जमता है, मतलब खून लगातार बहते रहता है ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से थे। तो निधन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है तो हम लोग देखें कि इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, जितना भी निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हाल ही में रंजीत सिन्हा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे। तो क्षेत्र ही ज्यादातर पूछा जाता है जिनका भी निधन होता है तो वो सीबीआई थे सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया। वह बिहार कैडर के 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर ककराला सुब्बा राव का निधन हो गया। नाम क्या है, ककराला सुब्बा राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये थे रेडियोलॉजिस्ट थे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ककराला सुब्बा राव, जिन्होंने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि हैदराबाद में है, कि हैदराबाद के पहले निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, इनसे रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो यह हुआ कि एक क्वेश्चन यह पूछा गया कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह रेडियोलॉजिस्ट
थे, और इनको जो है पद्मश्री स्टैटिक बना सकता है। जैसे रेलवे का ट्रेंड क्या होता है कि इसी तरह का स्टैटिक को बना लिया जाता है। तो इनको जो है पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा जो है, तो यह जो है आपको ईस्वी याद रखना है कि 2000 में जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक छाता संगठन जिसका नाम है, इस छाता संगठन का नाम ही है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी एक तरह से इंग्लिश में कह सकते हैं TANA, ताना के संस्थापक अध्यक्ष थे जो है, इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और इस संगठन का नाम, जैसे एक छाता संगठन जो है, इनका नाम है तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है, तो इन्हीं के जो है यह संस्थापक अध्यक्ष थे जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं किशोर मकवाना। तो लेखक तो हम लोग देख ली कि किशोर मकवाना है, लेकिन एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित कितने पुस्तकों का विमोचन किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि आपको किताब की संख्या भी, यानी पुस्तक का संख्या भी याद रखना है कि कितने पुस्तकों का विमोचन किए। तो वह 4 पुस्तकों का विमोचन किए, और ये चारों पुस्तक जो है किनके द्वारा जो लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा किशोर मकवाना के द्वारा जो है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कि नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का विमोचन किया जो है, मतलब उनको श्रद्धांजलि देकर उनके जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जीवन पर आधारित जो है 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि यह किताब जो लिखा गया है किस पर आधारित है, तो भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कुलपतियों की 95वीं वार्षिक बैठक और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। यह तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इनके किताबों का जो है विमोचन किया, इनसे संबंधित जो है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यह 4 किताब का नाम क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि किशोर मकवाना द्वारा लिखित पुस्तक का शुभारंभ जो किया गया, तो इस किताब का नाम क्या क्या है? तो फर्स्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, सेकंड है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, थर्ड है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, फोर्थ है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां पे पुस्तक का नाम जो लिखा हुआ है राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन और आयाम दर्शन जो है, और यहाँ पे संपादन जो है किशोर मकवाना के द्वारा जो है लिखा गया यह पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन की अगर बात कर लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां सबसे पहली बात जो है भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड जो है पुस्तकों का विमोचन किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। इनसे संबंधित कितने पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इनके लेखक कौन है? तो किशोर मकवाना है। 3 क्वेश्चन हो गया। अब पुस्तक का नाम क्या क्या है? तो यह जो 4 पुस्तक है जिसका नाम है, तो टोटल इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको चारों पॉइंट यहां याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास खंजर किस देश के बीच हुआ? जो है जब भी किसी 2 देश या फिर 2 देश से ज्यादा के बीच में जब कोई भी अभ्यास होता है तो उसका एक नाम दिया जाता है, और यह नाम है अभ्यास खंजर। तो यह किस देश के बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है अभ्यास खंजर का मतलब अभ्यास हुआ है जो है। तो हम लोग देख लेते हैं कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किर्गिज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स के विशेष बल ब्रिगेड में 8वें भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का उद्घाटन किया। यानी भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो यह अभ्यास खंजर जो किया गया, यह किम्मा था, यह 8वां था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 में पहली बार शुरू किए गए 2 सप्ताह तक चलने वाले विशेष ऑपरेशन में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र
पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीमिज्म अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब इसका जो शुरुआत जो 2011 में किया गया था, और यह अभ्यास जब भी होता है तो मतलब 2 सप्ताह तक यह चलता है, ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है। अब हम लोग करंट से हटके जो है इस क्वेश्चन से हम लोग स्टैटिक को देख लेते हैं कि कैसे स्टैटिक बन सकता है। तो अब यहां से आपको बन जाएगा कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, एक स्टैटिक। दूसरा स्टैटिक क्या बनेगा कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में जो है, मतलब एक तरह से करंट कह सकते हैं कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से संबंधित यह एक करंट हो गया, जबकि राजधानी जो है वह बिश्केक है, यह स्टैटिक हो जाएगा। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो सादिर जापरोव, यह तो हो गया कि करंट बन जाएगा। सेकंड स्टैटिक क्या बनेगा यहां से कि किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है, तो किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। तो 2 स्टैटिक यहां से बनेगा कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। और जबकि करंट में एक क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो सादिर जापरोव है। तो इसी तरह से किसी भी देश का राष्ट्रपति या फिर जो उसकी राजधानी या फिर उसका मुद्रा पूछा जाता है, जो करंट में चलता है उसी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है स्टैटिक बना के जो है। नेक्स्ट है कि सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है, यानी सुरेश रैना का आत्मकथा जो है उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा बिलीव। क्या है, बिलीव। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाएगा और हिंदी में भी इसे बिलीव बोला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि बिलीव, जिसे व्हाइट लाइव एंड क्रिकेट टॉट मी, यानी इंग्लिश में भी यहां देख लीजिए कि बिलीव जो कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक आत्मकथा मई 2021 में रिलीज के लिए तैयार है। मतलब अभी रिलीज नहीं किया गया है, मई 2021 में जो है अगले महीने रिलीज होगा जो है। यह पुस्तक सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा सह लिखित है। मतलब इस पुस्तक को दोनों ने मिलकर लिखा है, यानी सुरेश रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा यह लिखित है, ठीक है। तो इनके लेखक को भी जो ध्यान में रखना है। और यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो किसके द्वारा जो यह पुस्तक जो है, मतलब यह जो जीवनी सुरेश रैना का जो जीवनी लिखा गया यह किसके द्वारा जो प्रकाशित किया जाएगा, तो पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी जो है। तो यहां पे देख लीजिए कि इतना डिटेल क्यों दिया जाता है। तो यहां पे क्या है कि सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह का डिटेल दिया जाता है कि मान लीजिए कि अगर कोई रेलवे का एसएससी का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, तो उसके लिए तो क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है, उसे उतना डिटेल में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अब जो स्टूडेंट किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा कि ये डिटेल जानना जो है बहुत जरूरी है। तो उनके लिए क्या होगा कि लेखक का नाम भी जानना होगा, किस प्रकाशन के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया जाएगा यह भी जानना जरूरी होता है। तो इसलिए अब स्टूडेंट क्या है कि अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिए कि जो है कौन से स्टूडेंट किस किस चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को इस करंट को देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। जो 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, तो इसका सही आंसर होगा रोबर्टो बेनिगनी। रोबर्टो बेनिगनी होगा इसका सही आंसर जो है। तो रोबर्टो बेनिगनी 78वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन प्राप्त किया है। मतलब गोल्डन लायन प्राप्त करेंगे या प्राप्त किए हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है गोल्डन लायन दिया जाता है जो है, ठीक है। तो यही वो व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए महिलाओं के 59 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीती। यानी महिला में भी कितने वजन के जो है क्षेत्र में जो है यानी 59 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक किसने जीती जो है, तो इसका सही आंसर होगा सरिता मोर जो है, सरिता मोर। तो सरिता मोर ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीती है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किस देश के खिलाफ चलाया है।
अब पाकिस्तान से रिलेटेड है तो यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा जो है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन का नाम क्या है, जिब्राल्टर, किस देश के खिलाफ चलाया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के खिलाफ ही यह ऑपरेशन को चलाया है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल को जानते हैं कि भारत के मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि कश्मीर में हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? बाल रखा हुआ था। इसी बाल के गायब होने की खबर से कश्मीरियों में रोष था। मतलब यह जो बाल रखा हुआ था पैगंबर मोहम्मद का जो है कश्मीर में हजरत दरगाह में जो बाल रखा हुआ था, तो यह बाल जो है गायब हो चुका है और इसी की वजह से कश्मीरियों में क्या है, रोष है, मतलब गुस्सा है। तो इसी रोष का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भड़काने के लिए अपने करीब 5000 सैनिकों को कश्मीर के लोगों के साथ सादा वेश में, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते कि सिविल वर्दी में जो है सादा वेश में रहने के लिए भेज दिया था। यह सैनिक कश्मीरियों को भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भड़का रहे थे। यह जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का मकसद यही है जो है। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर माध्यम से कश्मीर में अशांति फैलाकर उस पर कब्जा करना चाहता था जो है। तो ठीक है, तो यह क्वेश्चन देख लीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किस देश के खिलाफ चलाया। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत के खिलाफ। बट इसका मोटिव क्या था? तो इसका मोटिव यही था कि कश्मीर में अशांति फैलाकर उस पर कब्जा करना था। यही इसका मोटिव था जो है इस ऑपरेशन का जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 में लोगों की मदद हेतु अस्पतालों में मुफ्त में ऑक्सीजन कौन देगा? यानी अभी जो कोविड-19 जो चल रहा है तो इसमें क्या है कि लोगों की मदद करने के लिए जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है मुफ्त में ऑक्सीजन जो है कौन देगा? तो इसका सही आंसर होगा इफको जो है देगा। तो हम लोग देखते हैं इफको यह ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में देगा। तो इफको के कारखाने में जो ऑक्सीजन को तैयार किया जा रहा है देने के लिए अस्पताल में, तो इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का यह एक सिलेंडर है। तो ऐसा बहुत सारा सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। तो होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगा। मतलब एक ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कितना भरा हुआ होगा? तो 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगा जो है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यह फुल फॉर्म हुआ आपका इफको का फुल फॉर्म हुआ, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में। मान लीजिए अभी इफको से क्वेश्चन बन गया तो इफको का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है कि इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, इफको गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में, मतलब यह जो अपना कारखाना कहां स्थापित किया है? तो गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। तो इफको जो अपना ऑक्सीजन प्लांट कहां पे लगा रहा है? तो वह गुजरात के कलोल में लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत कह सकते हैं, विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर या फिर विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस प्रति वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाले सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह रीजन है कि हमारे आसपास दिखाई देने वाले जो भी सांस्कृतिक विरासत हैं उन्हीं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ष का विषय क्या है? मतलब इस वर्ष जो मनाया गया विश्व विरासत दिवस, इसका विषय है या फिर इसका थीम क्या रखा गया है इस बार जो है 2021 के लिए जो है? तो इसका थीम जो रखा गया है कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। यह पूरा जो है इसका थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। तो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका थीम यही है।
अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड स्टैटिक को देख लेते। करंट तो यही था कि यह कब मनाया गया या कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसका विषय क्या था, तो कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स इसका विषय था, जो है मतलब विषय है। अब इससे रिलेटेड हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं कि यूनेस्को की स्थापना जो है यह कब किया गया था। तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को किया गया था। एक स्टैटिक हो गया। दूसरा स्टैटिक क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व लीवर दिवस जो है शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग का नाम क्या है, तो वह लीवर है। यह आपसे साइंस से भी क्वेश्चन बन गया कि साइंस से रिलेटेड करंट को जोड़ लिया जाएगा कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग कौन सा है, तो वह लीवर होगा। अब देखते हैं हम लोग कि यह जो है बीमारी होने का वजह क्या है, जो है लीवर से संबंधित बीमारी होने का वजह क्या है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, अल्कोहल और ड्रग्स के कारण लीवर की बीमारियां हो सकती थी। यहाँ बीमारियों का जो लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां होती है तो इसका रीजन दिया गया कि क्यों होता है ऐसा बीमारी जो है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही आंसर होगा नीरव मोदी जो है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वंचित है। अदालत में भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि नीरव के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है, यानी इसलिए उसके तर्क को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि नीरव के खिलाफ, जो नीरव मोदी के खिलाफ जो है भारत सरकार के पास जो है पर्याप्त सबूत है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी, तो इसका सही आंसर होगा घामड़ा नदी पर। घामड़ा नदी पर। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा एग्जाम में जो है। ठीक है। एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण जो है किस राज्य में किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। दूसरा, रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण जो किया जा रहा है उसकी लागत कितनी है, तो 110 करोड़ रुपए की लागत है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण जो है वह किस नदी पर किया जा रहा है, तो वह हो जाएगा घामड़ा नदी पर किया जा रहा है। यह तो हो गया 3 करंट बना। अब स्टैटिक क्या बनेगा, स्टैटिक यहां से यह बनेगा कि घामड़ा नदी किस राज्य में है। स्टैटिक बना देगा नदी के टॉपिक से कि घामड़ा नदी किस राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा उड़ीसा में जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर का निधन हो गया। एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर का निधन हो गया, उनका क्या नाम है, तो इनका नाम चार्ल्स गेस्के है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि एडोब इंक के सह संस्थापक, पूरा नाम है एडोब इंक। एडोब इंक के सह संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक या अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। ठीक है। गेस्के ने 1982 में अपने साथी दोस्त जॉन वार्नक के साथ एडोब कंपनी की स्थापना की। तो किनके साथ स्थापना की थी मिलकर, तो जॉन वार्नक के साथ मिलकर एडोब कंपनी की स्थापना किए थे 1982 में। यह हो गया स्टैटिक बना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गेस्के मतलब चार्ल्स गेस्के जिन्हें व्यापक रूप से चक के रूप में जाना जाता था। तो देखिए एक स्टैटिक क्या बनेगा कि चार्ल्स गेस्के को जो है किन रूपों में जाना जाता था व्यापक रूप से, तो चक के रूप में जाना जाता था। लोकप्रिय पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप पीडीएफ को विकसित करने में मदद किया था इन्होंने जो है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता। ये ग्रैंड प्रिक्स का नाम ही है एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता। तो इसका सही आंसर होगा मैक्स वर्स्टापन। तो हम लोग देखते हैं कि मैक्स वर्स्टापन जो कि रेड बुल नीदरलैंड की तरफ से जो है खेलता है, ने इमोला इटली में एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। यह सीजन की उनकी पहली जीत है, मतलब इस सीजन का जो है उनकी पहली जीत है। यह रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका 14। भारत जो है कुल 14 पदक जीते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब यहां पे हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं कि भारत ने 14 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पदकों में 5 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक शामिल है। तो हम लोग 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य, तो 5 3 8 और 6 14 जो है टोटल 14 पदक जो है भारत जीतकर इस तालिका में जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान और कजाकिस्तान 17 पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर स्थान कौन हासिल किया है? ईरान और कजाकिस्तान दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर जो है 17 पदक, मतलब कि दोनों जो है 17 पदक जीता है जो है, ठीक है, और पदक तालिका में सबसे ऊपर है। 2021 सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन, अब हम लोग देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन है कि 2021 सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है। तो इसका आयोजन जो है कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। मतलब यह जो चैंपियनशिप जो खेला गया एशियन सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें भारत जो है कुल 14 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यह पदक मतलब इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का कितना संस्करण था? तो 34वां संस्करण था। तो अभी क्या है कि जैसे बीपीएससी के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे भारत से रिलेटेड पदक जो होता है तो वह या तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि पदकों की संख्या का मतलब कि फॉर्मेट क्या था, प्रारूप क्या था, कि 5 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य पदक, इस तरह से भी बीपीएससी के क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा गया है। या फिर आप दूसरे किसी एग्जाम में देखिएगा कि एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस में भी जो है ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजन हुआ तो उसमें भारत कुल कितना पदक जीता है? तो यह 14 पदक जीता है। कितने स्थान पर जो रहा तो वह तीसरे स्थान पर रहा जो है, ठीक है। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान ईरान और कजाकिस्तान ने प्राप्त किया, कुल 17 पदक जीता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली ने शुरू किया है। तो गुजरात के मेहसाना जिले में फनीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि परियोजना का उद्देश्य क्या है। परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों की कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल और हास्य अभिनेता जिनका नाम है विवेक, प्रसिद्ध तमिल और हास्य अभिनेता विवेक का निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया था 2009 में सम्मानित किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रसिद्ध तमिल अभिनेता और कॉमेडियन विवेक का निधन हो गया। उन्हें 1980 के दशक के अंत में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के बालचंद्र ने लॉन्च किया था, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिनेता को तमिल सिनेमा में उत्कृष्ट काम के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें आखिरी बार धरला प्रभु में देखा गया था, मतलब इनका आखिरी मूवी जो था
धरला प्रभु था। धरला प्रभु में देखा गया था जो हिंदी फिल्म विकी डोनर की तमिल रीमेक थी। तो हिंदी फिल्म में यानी बॉलीवुड में जो विकी डोनर आया था उसी का जो है तमिल रीमेक बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद में क्लीन एवं जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है। मीराबाई चानू जो है, जो कि ताशकंद में जो है खेला गया था, जिसका आयोजन किया गया था। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन जो है ताशकंद में किया गया था। जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा जो है कि जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह DNRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है। मतलब यह जो कार्यक्रम जो है जेंडर संवाद कार्यक्रम, यह किसके किसके बीच जो है मतलब एक संयुक्त पहल है। तो यह इसी दोनों के बीच जो है एक संयुक्त पहल है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि DNRLM को क्या कहा जाता है। तो DNRLM का अर्थ है दीन दयाल, D से दीन दयाल, A से अंत्योदय, Y से योजना, फिर यहां से N से जो कि नेशनल होता है, हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। मतलब DNRLM का पूरा हिंदी में अर्थ है दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो UN चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो UN चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दिन को केनेजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, किसे श्रद्धांजलि देने के लिए? केंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, जो एक पौराणिक आकृति है। यानी केंजी जो है एक पौराणिक आकृति है जिसे लगभग 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला चीनी भाषा दिवस 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था। यानी पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था? तो 12 नवंबर 2010 को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से यह 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा। मतलब यह हुआ कि पहली बार जब यह 2010 में मनाया गया था तो यह 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2021 के बाद से यह प्रत्येक साल 20 अप्रैल को अब चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर? तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा VVI है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से जो किसी भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा जाता है, प्रत्येक साल जो है इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस बार का रिपोर्ट देख लेते हैं कि 2021 में जो भारत किस स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 84वें स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची जारी की। भारत इस सूची में 84वें स्थान पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान किसका रहा है। तो फर्स्ट स्थान जो है जापान का रहा है। इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी इंडेक्स में, जो किसी भी सूची में भारत का स्थान और पहला स्थान किसने लाया, यह दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड। तो भारत का स्थान तो 84वां है, लेकिन पहला स्थान जो है जापान का है और दूसरा स्थान सिंगापुर का है और तीसरा स्थान जो है जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से थर्ड स्थान पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया, वह किस सिनेमा में सुप्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर होगा वह मराठी सिनेमा में जो है सुप्रसिद्ध थी, जो है यानी फेमस थी। तो सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुखतंकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरुआत किसने की, जो है यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का शुरुआत किसने किया, जो है तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का शुरुआत किया है।
इस फंड का उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि क्या है। इस फंड का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है? द क्रिसमस पिग। पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो है इनके लेखक हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड पॉइंट को कि शरद ऋतु में जेके रॉलिंग की एक नई पुस्तक आने वाली, यानी शरद ऋतु में जो है इनकी एक पुस्तक आएगी जो है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग, जिसमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधी कहानी है, यानी बच्चों से रिलेटेड जो है इसमें कहानी को दिखाया गया है। कहानी जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने डर पिग की है, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है। मतलब थोड़ा सा बताया गया है कि इस पुस्तक में क्या कहानी है। ठीक है, द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद रॉलिंग का, मतलब रॉलिंग करने का मतलब जेके रॉलिंग का जो है पहला बच्चों का उपन्यास है। तो यहां पर यह पॉइंट निकल के आया कि यह जो पुस्तक है यह किससे रिलेटेड है? यह बच्चों का एक तरह से उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा स्टेफानोस सितासिपास ने। स्टेफानोस सितासिपास ने जो है इस खिताब को जीता है। तो सितासिपास ने अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 श्रृंखला जीता है, यानी इसका यह पहला अवार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय फर्मों के लिए दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून किस देश ने बनाया है? तो वित्तीय फर्मों के लिए जो है दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून तो यह न्यूजीलैंड ने बनाया है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड वित्तीय फर्मों से यह पूछते हुए कि उनके व्यवसाय जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कोई भी बिजनेस जो है, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वह जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश जो है न्यूजीलैंड बन गया है। इसका उद्देश्य देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 तक हर घर जल वाला राज्य कौन बनेगा? कहने का मतलब यह हुआ कि 2022 तक एक डेडलाइन रखा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जो कि अपने राज्य में हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा 2022 तक। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब जो है। पंजाब राज्य ने योजना के अनुसार 2022 तक हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। पंजाब में 34.73 लाख गरीब परिवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकों के लिए किसने ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? यहां पर है कि सैनिकों के लिए जो है, तो इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान, जो कि डीआरडीओ को फुल फॉर्म है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवारत सैनिक, जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में जहां सैनिक सब रहते हैं उनके लिए, और कोविड-19 रोगियों के लिए SP02 आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है, तो सिडबी का फुल फॉर्म है हिंदी में कि लघु उद्योग विकास बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमन को। शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है नया प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय लोक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? कौन से सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा दीपिका भान को जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यह करंट आपको कैसा लग रहा है? तो यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।